अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या वजह है कि डीजी खान सीमेंट लिमिटेड की प्राइस रिसेंट रिजल्ट्स आने के बाद 150 से 275 पे जाके पहुंची? और इसी तरह क्या वजह है कि 2024 में जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं, खुसूसन हेलियन लिमिटेड, इसकी प्राइस 200 से लेकर 800 रुपीस पे जाके पहुंची? और इसी तरह क्या वजह है कि एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आज भी अपनी शेयर प्राइस को बढ़ाने में स्ट्रगल कर रहा है? तो इन सब वजूहात के जो को रीज़न है वो हम जब इनकम स्टेटमेंट एनालाइज़ करते हैं तो हमें वहाँ पे नज़र आता है, जो कि हमारा आज का लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग इनकम स्टेटमेंट की टॉप लाइन को समझेंगे जिसमें रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट आता है। हम इसमें ये देखेंगे कि किस तरह जब भी किसी कंपनी का रिज़ल्ट आता है और उसमें रेवेन्यू बढ़ता है, तो वो जितने भी फंड मैनेजर्स या सीज़न्ड इन्वेस्टर्स हैं उनके रडार पे कंपनी आ जाती है। फिर वो इन्वेस्टर्स ये देख रहे होते हैं कि रेवेन्यू बढ़ने की वजह सिर्फ प्राइस का इंक्रीज है या उसमें वॉल्यूम का इंक्रीज भी है। तो अगर ये वजह प्राइस और वॉल्यूम दोनों की इंक्रीज की वजह से है, तो वो कंपनी उनके वॉच लिस्ट में आ जाती है। फिर वो ये भी देखते हैं कि अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या उसके साथ कॉस्ट कम हो रही है या वो भी बढ़ रही है। तो किस तरह इन दोनों के प्रोपोर्शन से और ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस मार्जिन्स के रिलेशन से ये डायरेक्टली शेयर प्राइस इम्पैक्ट होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप आज का लेक्चर जो है 7, इसको आप प्रॉपरली टिल द एंड समझने की कोशिश कीजिएगा, ताकि आपको काफ़ी चीज़ें इससे ना सिर्फ क्लियर होंगी बल्कि आपको उसको फुल वैल्यू मिलेगी और आपको एक डायरेक्शन भी मिलेगी कि आज के बाद जितने भी रिजल्ट्स आएँगे, आप उनको एनालाइज़ किस तरह कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर मुकम्मल तौर पे समझ आएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे एक्स पे भी पूछ सकते हैं और उसके अलावा यूट्यूब पे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दूँगा खुद। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और इस लेक्चर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये इनकम स्टेटमेंट कहलाती है। नेट सेल्स से शुरू होती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जाके खत्म होती है। तो हमारे जो लेक्चर्स हैं वो भी अब सीरीज ऑफ लेक्चर्स चलेंगे इनकम स्टेटमेंट पे, जब तक आप मुकम्मल तौर पे नेट सेल से लेकर हर एक एलिमेंट या हर एक टर्म आप समझ नहीं जाते, क्योंकि इनमें हर एक टर्म की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। और ये इस तरह इम्पोर्टेंस है कि इम्पोर्टेंट है ये समझना कि फंड मैनेजर्स वगैरह या जो भी चेंजेस हो रही होती है कंपनी में ना, वो उसकी रिफ्लेक्शन शेयर प्राइस जो बढ़ रही होती है उसकी रिफ्लेक्शन हमें इनकम स्टेटमेंट में देख के पता लग जाते हैं कि उसकी वजह जो है वो ये हो सकती है। तो लिहाजा हर एक लेक्चर जो आज के बाद आने वाला है वो आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है, और बेसिक से लेकर समझना, मतलब अगर नो डाउट अगर आप बेसिक बिगिनर्स हैं या आप एडवांस लेवल में हैं, आप इस लेक्चर से काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 चीज़ें: नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर अगले आने वाले लेक्चर्स में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। तो नेट सेल्स की बात करें तो उसको रेवेन्यू भी कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद कॉस्ट सेल्स, मतलब ज़ाहिर-सी बात है, रेवेन्यू अगर एक कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसकी एक कॉस्ट भी होती है जो कि वो पे कर रही होती है, हम डिटेल में समझेंगे। फिर जब इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है? ये चलते हैं इस स्लाइड में कि हमने देखा कि सेल्स या नेट सेल्स या रेवेन्यू आ गया, ठीक है? वो उसके बाद वहाँ से माइनस होता है कॉग्स, जिसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, इसे डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। फिर आखिर में आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिससे रेवेन्यू को माइनस करते हैं ग्रॉस कॉस्ट के साथ, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। फिर आते हैं ग्रॉस मार्जिन्स। ग्रॉस प्रॉफिट को अगर हम डिवाइड करते हैं रेवेन्यू से, तो उसकी जो परसेंटेज निकलती है वो ग्रॉस मार्जिन कहलाती है। अब आप थोड़ा-सा समझने की कोशिश करें। पहले हम आते हैं रेवेन्यू पे। अब रेवेन्यू जो है वो आपका वॉल्यूम और प्राइस का मल्टीपल होता है, ठीक है? अब कैसे, फॉर एग्जांपल नेस्ले है, आपको पता है नेस्ले जो है वो बॉटल्स बनाती है। अब फॉर एग्जांपल उसने 3 साल 1 साल में 3 बॉटल्स सेल की, तो उसका वॉल्यूम हम क्या कहेंगे? 3 नंबर्स, 3 बॉटल उसने सेल की। अब 1 बॉटल की प्राइस जो है वो ₹100 है, ठीक है? तो उसकी प्राइस क्या आ जाएगी? ₹100। तो उसके साल का रेवेन्यू कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हो गया ₹300। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? जब भी किसी कंपनी का रिजल्ट आता है ना, इन्वेस्टर्स देखते हैं कि पहले वो देखते हैं कि क्या उसका रेवेन्यू बढ़ा? अगर बढ़ जाता है तो फिर उसमें थोड़ा-सा वो आगे जाते हैं। फिर वो देखते हैं वजह क्या है? क्या वो वॉल्यूम की वजह से बढ़ा या प्राइस की वजह से बढ़ा? मतलब ऐसा तो नहीं है कि नेस्ले ने 2 के बजाय 3 के बजाय 3 बॉटल सेल की ₹100 पे, या उसने समझ लें कि 2 बॉटल सेल की
150 पे, बात तो रेवेन्यू तो वही है ना, लेकिन डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। तो जब भी रेवेन्यू बढ़ता है ना, तो उसके बाद इन्वेस्टर ये कॉम्बिनेशन ज़रूर देखता है कि वजह क्या है, वॉल्यूम है या प्राइस है। तो अगर हम इन दोनों की बात करें तो हमारे पास तकरीबन 4 कॉम्बिनेशंस बनती है, वॉल्यूम और प्राइस की। पहली कॉम्बिनेशन क्या होती है? वॉल्यूम भी बढ़े और प्राइस भी बढ़े। ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होती है कि एक कंपनी अगर अपना वॉल्यूम भी बढ़ाती है और साथ-साथ उसके प्राइस भी बढ़ाती है, तो इसका मतलब है कि वो एक ब्रांड बन चुकी है। अब वो वॉल्यूम के साथ कैसे ब्रांड बन चुकी है, मतलब एक तो वो महँगी भी बिक रही है और उसके साथ-साथ वो मतलब वॉल्यूम के साथ मतलब उसकी जो रेवेन्यू बढ़ा है उसमें, जहाँ वो पहले 3 बॉटल्स जो है सेल करती थी, अब वहाँ पे वो 6 बॉटल्स भी कर रही है और उसके साथ-साथ वो अपना प्राइस भी बढ़ा रही है, ठीक है? उसी की जगह अगर कोई दूसरी कंपनी है जो कि वॉल्यूम तो बढ़ा रही है, लेकिन प्राइस कम कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं देखी जाती, इन्वेस्टर्स उसको इस अच्छे नज़र से नहीं देखते। इसकी मिसाल है कोलगेट। कोलगेट क्या कहती है, वो या तो वो डिस्काउंट देती है, अब डिस्काउंट देती है तो ज़ाहिर सी बात है कि वॉल्यूम तो बढ़ ही जाएगा, मतलब ज़्यादा चीज़ें बिकेंगी। या तो कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जैसे फार्मा की बात करें, तो उनके वॉल्यूम तो बढ़ रहा है क्योंकि लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी प्राइस नहीं बढ़ा सकती। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन प्राइस नहीं बढ़ी, तो वो चीज़ इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं। फिर तीसरी बात आती है कि वॉल्यूम कम हो और प्राइस बढ़े, ये भी अच्छी नहीं है। कि वो भी ये शो करती है कि भाई कंपनी इतनी स्ट्रांग ही नहीं है, वो अपनी प्राइस बढ़ा रही है, तो वो लोग दूसरी जो उसी ब्रांड के जो कॉम्पिटिटर्स है उसके पास जा रही है और वो अपना मार्केट शेयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर रही है प्राइस के चक्कर में। तो ये भी इन्वेस्टर्स इसको भी लाइक नहीं करते, इन्वेस्टर इस वाले को भी नहीं करते, इस वाले को जरूर लाइक करते हैं। फिर आखिरी कॉम्बिनेशन क्या आता है, वॉल्यूम भी कम हो जाए और प्राइस भी कम हो जाए, तो आपका रेवेन्यू ही कम हो जाएगा, तो आपकी वो कंपनी तो वैसे ही इन्वेस्टर्स की नज़रों में आएगी ही नहीं, तो उसकी प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इन्वेस्टर्स, रेवेन्यू को, जिसे नेट सेल्स भी या सेल्स भी कहा जाता है। फिर आ जाए कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सोल्ड। अब इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, मैंने आपको यहाँ बताया डायरेक्ट कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है, अब नेस्ले बॉटल बना रही है जो, तो जाहिर सी बात है वो बॉटल बनती है प्लास्टिक की, और वो शेप आता है, फिर उसमें मशीन भी यूज होती है, मशीन यूज होती है तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज होती है। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि ये जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है ना, मतलब प्लास्टिक का होना, फिर मशीन, फिर लेबर जो वो बना रहा है सारा उसमें, ऑफिसर नहीं, लेबर की बात कर रहा हूँ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस प्रोडक्ट बनाने में, इन सब की कॉस्ट इसमें आ जाती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में, जिसको डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी है, वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट कॉस्ट क्या है। अब इसकी मिसाल दूसरी ये ले लें कि जैसे टेक्सटाइल कंपनी है, तो टेक्सटाइल डायरेक्ट कॉस्ट क्या आएगी, कॉटन, ठीक है, उसमें भी मशीन भी आ जाएगी जो उसमें कपड़ा बना रही है। अब आप बात करें अगर मिसाल के तौर पे कोई भी और एलिमेंट, आप सीमेंट ले लें, सीमेंट में मैंने आपको बताया डायरेक्ट कॉस्ट कौन सी होती है, कोल और फिर पावर की। आप कोई कार ले लें, कार में जो उसकी शीट्स आती हैं, गियर आते हैं, जो उसके स्टीयरिंग आता है, जो उसके टायर्स आते हैं, वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाते हैं, उसको जो बना रहे होते हैं वो भी डायरेक्ट कॉस्ट में। तो आपकी क्या होगी, ये सारी चीज़ें, अब मोबाइल है, अब मोबाइल में भी आप जो है, जो उसका मेटल यूज़ हो रहा है, जो उसमें कैमरा पड़ रहे हैं, लेंस आ रहे हैं, वो सारी उसकी डायरेक्ट कॉस्ट में, जो बंदा बना रहा है। तो आपने एक तो रेवेन्यू क्लियर कर दिया, उसके बाद जो डायरेक्ट कॉस्ट है, वो आपने समझ ली। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ये होता है, इस रेवेन्यू को आपने माइनस किया कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट से, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। अब आते हैं ग्रॉस मार्जिन्स पे। ग्रॉस मार्जिन्स क्या है, कितना पोर्शन जो है रेवेन्यू का, कितना परसेंटेज आपके ग्रॉस प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है, ये वो बताता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस को आगे समझते हैं। ठीक है, आपने पहले क्या देखना है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या देखते हैं, रेवेन्यू बढ़ा या नहीं बढ़ा, बढ़ा तो फिर वो आगे देखते हैं क्या उसमें वॉल्यूम और प्राइस दोनों बढ़ने की वजह से ही है, तो उसको 100% पॉइंट्स दे देते हैं। अब आप देखें रिसेंटली क्या हुआ, अगर हम चलें थोड़ा सा आगे, हेलियन की एग्जांपल लेते हैं। अब हेलियन देखें, ये रेवेन्यू तो बढ़ाता जा रहा था, ठीक है, रेवेन्यू देखें बढ़ाता जा रहा है, 24, 27, 31, 37, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ भी थी, लेकिन आप देखें इसकी प्राइस उस हिसाब से ये स्टैग्नेंट थी, इस रेंज में थी। अब मुझे बताइए, वॉल्यूम रेवेन्यू तो इसका बढ़ रहा है, लेकिन क्यों प्राइस स्टैग्नेंट थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ भाई, ये इसने इतना बड़ा जंप दिया। तो आए इसका जवाब मैं आपको देता हूँ ग्रॉस मार्जिन से। अब देखें, ये स्टैग्नेंट थी ना, तो उसके ये ग्रॉस मार्जिन्स भी स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि रेवेन्यू पहला चेक वो
पूरा कर रही थी, रेवेन्यू अपना बढ़ रही थी, लेकिन ये इसके 30 से 26 मतलब जो रेवेन्यू से वो कॉस्ट उनको लग रही थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ज़्यादा पड़ रही थी। उस कॉस्ट के हिसाब से ये रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे थे, वो श्रिंक हो रहा था। कि कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही थी, उसके कोरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यू नहीं बढ़ रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि इनकी 2024 में लॉटरी लग गई। अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कॉस्ट की क्या थी कि एक तरफ तो डॉलर की प्राइस बढ़ रही थी और पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट में चला गया था और इनको जो इम्पोर्ट कर रहे थे ये अपना रॉ मटेरियल वो महँगा पड़ रहा था। ऊपर से गवर्नमेंट इनको रेवेन्यू पैसे भी नहीं बढ़ाने दे रही थी, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू जो है वो स्टैग्नेंट था। फिर 2024 के फ़ेब में फैसला हो गया कि भाई गवर्नमेंट ने कहा कि अब आप अपना पैसे बढ़ा सकते हैं, जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं, जैसे पैनाडोल हो गया या जो भी मतलब जिसमें जान की खतरा नहीं है, वो जो टैबलेट्स यूज़ होती हैं। इसकी वजह से क्या हुआ उनके ग्रॉस मार्जिन्स फ़ौरन से 20 से 34% 40% के जो है इसमें जंप आ गई। अब इसका मतलब क्या है, एक तो उनका रेवेन्यू पहले बढ़ रहा था वो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ तो थी लेकिन उसकी प्राइस कम थी। तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं। फिर क्या हुआ कि जैसे ही ये हुआ इनका रेवेन्यू भी बढ़ गया और प्राइस भी जब उनको गवर्नमेंट ने अलॉट कर दी, तो ये वो रेवेन्यू है जो कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं बढ़ाना, ये बढ़ गया। अब एक तरफ तो ये काम हो गया, लेकिन ये ग्रॉस मार्जिन तो नहीं दिखा रहा, ये तो सिर्फ पहला चेक हो गया हमारा। फिर क्या हुआ कि ग्रॉस मार्जिन अब जो इत्तेफाक से क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, वहाँ पे उनका रॉ मटेरियल इसका होता है एपीआई, वो भी इनका कम हो गया। भाई ज़बरदस्त! फिर जैसे ही इनका कम हो गया तो ग्रॉस मार्जिन्स भी बढ़ गए। ग्रॉस मार्जिन्स जैसे ही बढ़े तो ये सीन हो गया। आपको भी क्या करना है सबसे पहले रेवेन्यू देखना है किसी कंपनी का, फिर ये देखना है कि क्या वो रेवेन्यू के साथ उसकी वो वजह क्या है, वॉल्यूम है या प्राइस है या दोनों है? अगर दोनों है फिर आपने देखा है कि उसकी कॉस्ट कितनी लग रही है। ऐसा है कि कॉस्ट भी बढ़ रही है, अगर बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है? क्या रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ रही है? अगर रेवेन्यू के हिसाब से बढ़ रही है फिर भी ओके, ओके है। अगर रेवेन्यू से ज़्यादा बढ़ रही है नॉट ओके। लेकिन अगर कॉस्ट बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है और कॉस्ट कम हो रही है तो वाओ! वेरी वंडरफुल फिर आपको इस तरह का सीन नज़र आएगा। यही सीन कुछ अरसे पहले, ज़्यादा नहीं कुछ ही अरसे पहले डीजी के सीन में नज़र आया। अब इनका क्या हुआ कि ये अफ़गान का कॉल या किसी भी वजह से इनके एक तो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू क्यों बढ़ रहे हैं? इनकी एक तो प्राइस अच्छी है, ठीक है? प्राइस वॉर नहीं जा रहे, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में देखा होगा, प्राइस वॉर नहीं होती है अब सीमेंट में क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं। ऊपर से रेवेन्यू के जो इनकी वॉल्यूम है, वो भी बढ़ रहा है। अब ये स्ट्रगल कहाँ कर रहे थे? अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट पड़ती थी ना, इनके पावर प्लांट्स वगैरह वो काफ़ी महँगे होते थे, इनएफिशिएंट होते थे, तो इस वजह से इन्होंने वो भी नहीं की थी, अपना ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं की थी, तो वो ज़्यादा कॉस्ट जो बढ़ रहे थे, तो उनका मार्जिन्स जो है ना, वो श्रिंक हो रहे थे। जब मार्जिन श्रिंक होते हैं, तो वो भी इन्वेस्टर्स को नहीं मतलब एक वो चेक पूरा कर रहा था रेवेन्यू बढ़ने का, लेकिन मार्जिन्स की वजह जो कॉस्ट है, वो भी ज़्यादा लग रही थी, तो वो इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं थी। लेकिन फिर इन्होंने पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में जैसे ही इन्होंने ये अनाउंस किया ना कि भाई इनके जो मार्जिन्स हैं वो ₹16 से देखिए पहले फ्लैट चल रहा है मतलब उल्टा कम हो रहा है 18 से 15 पे आए डीजीकेसी के मार्जिन्स फिर 15 से 16 फ्लैट चले अब ₹16 से 9% यार ज़बरदस्त। ये 9% बड़ी बात होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा कि 9% के ग्रॉस मार्जिन्स का बढ़ना क्या इम्पैक्ट ला सकता है। तो जैसे ही 9% बढ़ा इसकी आप प्राइस में मजा देखें ये हो गया भाई ₹115 से तो 275 मतलब मोर देन 2x तम समझ लें आप 1.5 2x। क्या सिर्फ 2 चीज़ें हुई, रेवेन्यू भी बढ़ा रही है कंपनी और साथ-साथ कॉस्ट कम करके मतलब वो उसमें रेवेन्यू की वजह वॉल्यूम और प्राइस और उसके बाद कॉस्ट भी उसकी कम हो रही है। मतलब दोनों कॉम्बिनेशंस फेवरेबल है। ठीक है? अब आपको ये तो दोनों चीज़ें अच्छी दिखा दी। अब आप असली प्रूफ तो तब होता है ना जब इनका उलट हो तो वो भी प्रूफ हो जाए। तो वो प्रूफ मेरे पास है, वो है मेरे पास ईपीसीएल में। अब ईपीसीएल में देखें ये सुकून से चल रही थी कंपनी 22 अरब, 22 अरब, 27 अरब, 35 अरब अब इसके बढ़ने लगे। 35-37 अरब थे, 35 फ्लैट हो गया। अब 35 अरब से रेवेन्यू देखें वो ज़बरदस्त। भाई 70 फिर 82 उसके बाद फिर 81 75 पे गए। अब 82 उसने ये देखें रेवेन्यू बढ़ा दिया 2022 में। अब ये जो इंक्रीज़ था ना एक तो उस वक़्त कंस्ट्रक्शन की डिमांड बढ़ गई थी और साथ-साथ इसकी प्राइस भी इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ गई। उसकी वजह से जो है 82 हुआ। अब इसकी रिफ्लेक्शन 2022 में देखें कि इसके साथ क्या हुआ। ये प्राइस देखें, ये 2022 में ही इसने पीक मारा। यहाँ से फ़ौरन से बढ़ गई क्योंकि फ्लेट चल रही थी तो ये सारा मामला भी फ्लेट चल रहा था। फिर इससे बढ़ी तो आप देखें किस तरह ज़बरदस्त तरीके से इसकी प्राइस भी बढ़ गई। फिर क्या हुआ? भाई फिर वही हुआ। इसके रेवेन्यूज़ अच्छा ये ग्रॉस मार्जिन भी मैं आपको दिखा दूँ। कैसे बढ़ते जा रहे हैं देखिए 34 इस तरह आपके ये बढ़ते गए।
34 तक इसने पीक लाया है। 12 से शुरू हुआ 34, फिर 34 से अब वापस 8.7 पे आ गया। अब इसका रेवेन्यू भी उसी तरह कम हो गया, अब वो वापस प्राइस भी कम हो गई। अब देखें प्रूफ, इससे ज़्यादा आपको और क्या प्रूफ चाहिए? तो मैटर क्या कर रहे हैं? तीनों चीज़ें मैटर कर रही हैं, रेवेन्यू, फिर कॉस्ट, फिर आखिर में ग्रॉस प्रॉफिट या मार्जिन्स। तो आप देखिए ये कम हो गया, तो आपकी प्राइस भी कम हो गई। तो मुझे उम्मीद है आपने ये तीनों चीज़ें अब गौर से समझ ली। अब आज के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा, आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई रेवेन्यू बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा, फिर आप थोड़ा-सा आगे हो जाएँगे। क्यों बढ़ा? वॉल्यूम की वजह से या प्राइस की वजह से? दोनों की वजह से बढ़ा, फिर तो भाई वो आपकी वॉच लिस्ट में आनी चाहिए। फिर आप आएँगे दूसरे स्टेप पे कि कॉस्ट कितनी लगी? कॉस्ट भी बढ़ी रेवेन्यू के हिसाब से। अच्छा बढ़ी, तो क्या बढ़ी? रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा या कॉस्ट ज़्यादा बढ़ी? अगर रेवेन्यू रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है, कॉस्ट कम बढ़ी है, ओह! अनदर पॉज़िटिव, अनदर वेरी बिग पॉज़िटिव। लेकिन उल्टा हो गया, अगर जैसे डीजीके के साथ हुआ, रेवेन्यू बढ़ गया, लेकिन कॉस्ट जो है वो उल्टा कम हो गई। तो फिर तो भाई वो सोने पे सुहागा, मतलब वो तो उसमें इतना जंप आना है ना, आपकी सारी मज़े मज़े ही मज़े आ जाएँगे। लेकिन अगर उल्टा हो जाता है, रेवेन्यू बढ़ा जैसे फार्मा में हुआ, लेकिन कॉस्ट उसके हिसाब से और ज़्यादा बढ़ रही है, अब वो पता कैसे चलेगा? मार्जिन्स हमें ये बता देंगे, क्या सीन है, आपको इसको गौर से देखना है। आपको सारा का इन 3 चीज़ों में ही पता चल जाएगा, फिर आप आगे जाएँगे जाके देखेंगे। लेकिन अगर आपको ये चीज़ टॉप लाइन समझ आ गई ना, इसको बोलते हैं टॉप लाइन, जो मैंने पहली-पहली स्लाइड में लिखा है। टॉप लाइन ऑफ द स्टेटमेंट ये आ गई समझ में, तो बस सबसे आप फिर आप मज़े देखना, इस तरह के प्राइस आपको वेव्स मिल जाएँगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप थोड़ा-सा गौर करें, इसको बार-बार सुनें अगर ये लेक्चर समझ नहीं आ रहा, और अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़े, मुझसे कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे एक्स पे भी पूछें, यूट्यूब पे पूछें। इस ये चीज़ें इन डिटेल कोई नहीं बताता, मैं आपको इतना बता दूँ। ये खज़ाना है, अगर आपने पूरी वीडियो सुनी है तो ये खज़ाना है। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने पूरी वीडियो सुनी है। अगर किसी ने भी ये नहीं बोला या कम कमेंट्स मिले मुझे कि नहीं आपने नहीं सुनी, फिर मैं आई थिंक कंटिन्यू करने का फ़ायदा नहीं है, इतना रात को देर तक वीडियो पढ़ने का। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एक-एक चीज़ समझ आएगी। सिर्फ़ इन 3 चीज़ों से आप देखें क्या-क्या चीज़ें समझ सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्योंकि आगे भी बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आने वाली हैं और आपको पता चल जाएगा कि स्टॉक मार्केट सट्टा बिल्कुल भी नहीं है, फंडामेंटल्स पे चल रहा होता है। ये इन्वेस्टर्स इस तरह इस इन चीज़ों को देख के फैसला कर रहे होते हैं। तो मुझे यकीन है कि आपको हर एक चीज़ ठीक से समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, आप मुझसे डिटेल में समझ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रेज़ेंटेशन चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको ये प्रेज़ेंटेशन भी शेयर कर दूँगा। ठीक है? थैंक यू सो मच। खुदा हाफ़िज़।